स्टूडेंट्स, आज हम ग्रासहॉपर के बाह्य जो संरचना है उसके अंतिम जो सीरीज़ है ग्रासहॉपर्स का सेकंड लेक्चर, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें हम वक्ष भाग, पंख और पैर, फिर उदर भाग जिसमें कनपटह, टिम्पैनम, श्वसन रंध्र, स्पाइरिकल्स और बाह्य जनेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटिलिया की डिटेल में अपन बात करेंगे। तो ये वो चित्र है, भागों में विभिन्न अलग अलग भागों में बटा हुआ सिर, इसके बारे में हम डिटेल कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा वक्ष भाग है, 3 भागों में, अग्रवक्ष, पश्चवक्ष, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। ये पूरा अग्रवक्ष प्रोथोरैक्स, मध्यवक्ष मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पश्चवक्ष, और ये उदर भाग है। ये इसकी टांगे हैं, अग्र जोड़ी टांग, ये मध्य जोड़ी टांग और ये अति विकसित पश्च जोड़ी टांग, ये अग्र जोड़ी पंख और ये पश्च जोड़ी पंख। तो ये पूरे इन्हीं के ये जो पार्ट है इसके बारे में इस सेकंड लेक्चर में अपन बात करेंगे। तो ग्रासहॉपर के जो वक्ष भाग है उसकी बात करें तो वक्ष भाग शरीर का मध्यवर्ती भाग होता है और इसमें जो शीर्ष भाग है वो इस वक्ष भाग के अग्र दिशा में और पश्च दिशा में उदर पाया जाता है। तो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, अग्रवक्ष प्रोथोरैक्स, मध्यवक्ष मेजोथोरैक्स और पश्चवक्ष मेटाथोरैक्स होता है। प्रत्येक जो खंड है उसके बाह्य कंकाल की जो रचना है उसमें अनेक कटक या स्क्लेराइड्स सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं। और अग्रवक्ष जो है प्रोथोरैक्स, उसकी अपन विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि ऑर्थोप्टेरा में काफ़ी ज़्यादा ये विकसित होता है। और इसके जो पृष्ठ भाग है उसमें पृष्ठ कटक पाया जाता है टर्गम, और वो जो टर्गम है वो विशेष रूप से विकसित प्रवक्ष पृष्ठक प्रोनोटम कहलाता है। प्रोनोटम अति विकसित बड़ा काठी की तरह भाग होती है, क्षेत्र होती है, और प्रोनोटम के निर्माण में एक रेखीय श्रृंखला में व्यवस्थित 4 कटक पाए जाते हैं, स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं, जिसमें अग्रस्थ सिरे पर अग्रस्क्यूटम या प्री स्क्यूटम, फिर एक स्क्यूटम होता है, और पश्च दिशा में प्रशल्क या स्क्यूटेलम, और फिर पश्च पृष्ठक या पोस्ट स्क्यूटेलम होता है। तो और ये जो जितने भी ये 4 कटक हैं इनके मध्य जो है वो अनुप्रस्थ खांच पाए जाते हैं, वो स्पष्ट होती है। प्रत्येक पार्श्वर भाग में भी 3 अलग अलग पार्श्वर प्लेटें होती हैं, अग्र पार्श्वर्क, पश्च पार्श्वर्क और परापक्ष कटक होती है। अग्र पार्श्वर्क यानी एपिस्टर्नम और पश्च पार्श्वर्क यानी एपिमायरॉन, और परापक्ष कटक पैराप्टेरॉन होता है। अधर भाग में एक अधरक स्टर्नम ही प्लेट पाई जाती है, अधर भाग में एक ही प्लेट पाई जाती है। तो देखिए दोबारा मैं आपको थोड़ा बता दूं, पृष्ठ भाग में 4 कटक और पार्श्वर भाग में 3 कटक और अधर तल पर एक अधरक स्टर्नम पाई जाती है। अब हम ग्रासहॉपर के पंखों की अगर अपन बात करें तो उसमें अगर अपन डिटेल से देखें तो इसमें 2 जोड़ी पंख होती है, और प्रथम जोड़ी पंख मध्यवक्षीय पंख होती है, फोरविंग कहलाती है, और पश्च वक्ष से पश्च जोड़ी पंख या हाइंड विंग्स उत्पन्न होती है। पृष्ठक जो प्रत्येक जो मध्य वक्ष और जो पश्च वक्ष है उसके पृष्ठक और प्लूरॉन पार्श्वर कटकों के मध्य से पार्श्वर तल पर एक एक कीट पंख उत्पन्न होता है, और टिड्डे के पंख जो हैं वो द्विअधिचर्मीय कोशिका स्तरों से बनती है, और उसके बाहर उसी के अनुरूप द्वि क्यूटिकुलर परत पाई जाती है। जब विकास कर रहा होता है तो द्वि कोशिकीय परत पाई जाती है, लेकिन जब विकास पूरा हो जाता है तो कोशिकाओं की जो परत है वो तो लुप्त हो जाती है, जबकि जो द्विक्यूटिकुलीय परत थी वो शेष रह जाती है, जिसके कारण यह कठोर, शुष्क और निर्जीव पंख अवशेष के रूप में संरचना पाई जाती है। प्रत्येक जो पंख है उसमें अगर आप देखें
तो एक जालीदार संरचना होती है, यानी इसमें कई क्यूटिकुलर शिराएं, वेन्स या नर्व्यूल्स पाई जाती हैं और इनका विन्यास भी काफ़ी निश्चित होता है। और वास्तव में जब विकासशील पंख में अगर अपन देखें तो ये वेन्स जो होती हैं, ये शिराएं, ये सक्रिय नलियाँ होती हैं और इनके द्वारा ही, इनके माध्यम से ही श्वसन नलिकाएं, तंत्रिकाएं एवं रुधिर जो है वो विकास के दौरान पंखों में प्रवेश करता है। और जब विकास पूरा हो जाता है तो श्वसन नलिकाएं, तंत्रिकाएं और रुधिर जो है वो तो समाप्त हो जाती हैं और अंत में ये सक्रिय नलियाँ ही शेष रह जाती हैं। तो इसके कारण एक निर्जीव कठोर पंख में जालक का जो है वो विकास होता है। अब भिन्न भिन्न जो कीट प्रजातियां हैं उनमें यदि इन शिराओं की संख्या और इनका शिरान्यास देखें, व्यवस्था देखें, तो वो एक विशिष्ट व्यवस्था में पाई जाती है। अर्थात इस शिरान्यास को हम कीटों के वर्गीकरण में भी उपयोग में लाते हैं। अब पंखों की अगर अपन देखें तो इसमें प्रथम जोड़ी पंख होती है मध्यवक्षीय पंख, अग्र जोड़ी पंख फोर विंग्स, सक्रिय, कठोर, चर्मीय प्रकार की होती है। ढापन पंखों के रूप में ये कार्य करती है, लेकिन उड़ने में ये कोई इनकी भूमिका नहीं होती है। और पश्च जोड़ी या पश्चवक्षीय पंख, हाइंड विंग्स, बड़े, झिल्लीमय, उड़ने के लिए विशिष्टीकृत होती हैं और इंसेक्ट को उड़ने में हेल्प करती हैं। तो ये इनकी जो है अगर अपन देखें तो ये पंखों का जो ये है, और इसी के कारण पश्च जोड़ी पंखों के कारण ही जो टिड्डे हैं वो उड़ने में सक्षम होते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर उड़कर जा सकते हैं। और विश्राम अवस्था में अगर अपन देखें तो ये पश्च जोड़ी पंख वलिनित होकर, फोल्ड होकर, सिमट कर इन अग्र जोड़ी पंखों के नीचे स्थापित हो जाते हैं। तो जब इंसेक्ट विश्राम कर रहा होता है, अर्थात उड़ नहीं रहा होता है, तो हमें अग्र जोड़ी पंख ही ऊपर से दिखते हैं। अब अपन नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें ग्रासहॉपर के जो वक्ष भाग में जो है उसमें अग्र जोड़ी और अग्र वक्ष और मध्य वक्ष एवं मध्य वक्ष और पश्च वक्ष के पार्श्व तलों पर एक एक जोड़ी श्वसन रंध्र पाई जाती है। प्रथम जोड़ी श्वसन रंध्र जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रवक्ष पृष्ठक के नीचे पाई जाती है और दूसरी जोड़ी जो है वो मध्य वक्ष और पश्चिम वक्ष के बीच में पाई जाती है। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट संरचना जो वक्ष भाग में पाई जाती है वो उसकी तीन जोड़ी वक्षीय टांगे होती है और प्रत्येक वक्षीय टांग जो है उसकी संरचना एक समान ही होती है। उसमें 5 मुख्य खंड होते हैं। सबसे पहले शरीर से लगा हुआ आधारी वक्ष से जुड़ा हुआ कक्षांग कॉक्सा होती है, उससे फिर दूरस्थ सिरे पर छोटा शिखरक या ट्रोकेंटर और फिर उसके बाद एक बड़ा दृढ़ फीमर, फिर उससे एक दीर्घीकृत पतला कंटक युक्त टीबिया और फिर उस टीबिया से जो है वो टार्सस गुल्फ भाग अंतस्थ सिरे पर पाया जाता है और ये गुल्फ भाग फिर 3 छोटे छोटे गुल्फ खंडों टार्सोमियस में बटा हुआ रहता है। और प्रत्येक जो ये गुल्फ खंड है इनके अधर तल पर जो है वो पाद तल्प मध्यवर्ती मांसल गद्दियाँ पाई जाती हैं जिनको पल्विलस कहा जाता है। और या फिर इनको अंतस्थ सिरे पर अगर पाई जाए ये पादतल्प तो हम इसे एरोलियम कहते हैं। और एरोलियम जो दूरस्थ सिरे पर जो एरोलियम है उसके दोनों तरफ एक एक नखर पाई जाती है। तो टिड्डे की समस्त टांगे जो हैं चलने और उछलने के लिए ये प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु टिड्डे के उछलने के लिए जो पश्चवक्षीय टांगे हैं वो बड़ी और अन्य अर्थात जो अग्रवक्षीय टांग और मध्यवक्षीय टांगों से अधिक विकसित हो जाती है और जिससे उन्हें कूदने में इंसेक्ट को हेल्प मिलती है। तो ये है इनसे ग्रासहॉपर की जो टांगों की अगर अपन देखें तो ये पश्च जोड़ी टांग है। देखिए कितना लंबा फीमर है और कितनी लंबी टीबिया है और ये ट्रोकेंटर है, ये कॉक्सा है, ये टार्सस है गुल्फ।
तो ये देखिए, ये गुल्फ खंडों के अधर तल पर ये पल्विलस मांसल गद्दियाँ हैं और अंतस सिरे पर एरोलियम है। ये साइड का हिस्सा, साइड का व्यू है और ये अधर तल पर व्यू है। और ये पल्विलस जो है मांसल गद्दियाँ, इनमें यांत्रिकीय संवेदी और रसायन संवेदी यानी मैकेनो सेंसिटिव और कीमो सेंसिटिव संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये जो मांसल गद्दियाँ हैं, चाहे एरोलियम हो या पल्विलस हो, ये जंतु को, कीट को चिकने सतह पर ठहरने में सहायता करती है, फिसलने से रोकती है। और जो ये नखर हैं, ये नखर खुरदरे सतह पर पकड़ बनाने में हेल्प करती है। तो ये तो टांगों का जो पूरा था। अब अगर अपन देखें तो उदर भाग में अगर अपन देखें तो कुल 11 खंड होते हैं। उदर भाग पतला बेलनाकार भाग होता है शरीर का, और प्रत्येक उदरीय खंड की ऊपरी सतह पर एक पृष्ठक या टर्गम पाई जाती है। अधर सतह पर अधरक स्टर्नम कटक पाई जाती है। और इन खंडों के में पार्श्वर कटक जो है वो नहीं पाई जाती। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम उदर खंड जो है उसका जो अधरक है, अधरक प्लेट है, वो पश्च वक्ष के अधरक से संगलित हो जाता है। अर्थात ये जो प्रथम उदर खंड है, यह खंड अपूर्ण रहता है। और इसमें केवल इसलिए प्रथम उदरीय खंड में केवल एक ही पृष्ठक पाई जाती है। और टिड्डे के उदर भाग में निम्नलिखित संरचनाएं आप मान सकती हैं। एक तो कर्णपटह या टिम्पेनम, श्वसन रंध्र स्पाइरिकल्स और बाह्य जनेंद्रियां। पैर नहीं होते हैं इसमें। टिम्पेनम की अगर अपन बात करें तो प्रथम उदर खंड के प्रत्येक पार्श्व सतह पर जो है एक अंडाकार कर्णपटह टिम्पेनम झिल्ली पाई जाती है, और उसके नीचे एक श्रवण कोश ऑडिटरी सैक पाई जाती है। और ये जो अंग है, ये इसमें सुनने के लिए इंसेक्ट में कार्य करती है, सुनने के लिए सहायता करती है, इसलिए ऑर्गन ऑफ हियरिंग इसको हम कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो टिम्पेनम झिल्ली के भीतरी और बाहरी तरफ वायु होती है, और कीट के जो बाह्य वातावरण से जो ध्वनि की तरंगें हैं वो इस टिम्पेनम झिल्ली में स्पंदन उत्पन्न करती हैं। और ये स्पंदन टिम्पेनम झिल्ली के भीतर की सतह पर स्थित वायु कोश एवं इसके साथ संलग्न कॉर्डोटोनल अंग होते हैं। उन कॉर्डोटोनल अंग से ये स्पंदन श्रवण तंत्रिका के द्वारा पश्चवक्षीय तंत्रिकीय गुच्छिका यानी मेटाथोरेसिक गैंग्लियन को प्रेषित होती है, और अंत में टिड्डे को ध्वनि की तरंगों का आभास होता है। तो टिम्पेनम जो है वो एक झिल्ली है और उसके नीचे एक श्रवण कोश है, और ये वास्तव में जंतु में सुनने के अंग के रूप में कार्य करती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसमें श्वसन रंध्र। उदर भाग में 8 जोड़ी श्वसन रंध्र स्पाइरिकल्स होती हैं। प्रथम जोड़ी श्वसन रंध्र अन्य शेष श्वसन रंध्र यानी प्रथम जोड़ी जो श्वसन रंध्र है वो अपने बाकी पीछे आने वाले शेष 7 जोड़ी श्वसन रंध्रों से साइज में बड़ी होती है और कर्णपटक के सामने पाई जाती है, ठीक सामने। दूसरी उदरीय खंड से 8वीं उदरीय खंड में प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी श्वसन रंध्र अग्र पार्श्व सतह पर स्थित होती है। ये तो एक सामान्य जो वो थी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट अगर अपन बात करें तो अब खंडों की जैसे जैसे पश्चिम दिशा में चलते हैं थोड़ी विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है। जैसे 9वें और 10वें खंडों के जो पृष्ठक है वो आंशिक रूप से एक साथ जुड़ जाते हैं, और अधरक जो है 9वें और 10वें खंड के वो पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 11वां जो उदरीय खंड है उसका जो केवल पृष्ठक होता है, केवल पृष्ठक ही होता है, जो गुदा के ऊपर एक अधिगुडीय प्लेट या सुप्रा एनल प्लेट के रूप में कार्य करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 10वें खंड के पीछे दोनों पार्श्विक सतहों पर एक एक प्रवर्त पाया जाता है जिसे गुदीय लूप या एनल सर्काई, एनल सर्कस अपन कहते हैं। बहुवचन एनल सर्काई होती है। तो ये उदरीय खंड की जो विशेषता थी। अब हम लैंगिक द्विरूपता तथा बाह्य जनेंद्रियों की अगर अपन बात करें तो इसमें जो अगर आप देखोगे तो नर जो है वो मादा से साइज में छोटा होता है। और दूसरी बड़ी बात, नर और मादा दोनों के उदर के जो अंतिम सिरा होता है, पश्चात सिरा,
वो विशिष्टीकृत होता है मैथुन करने के लिए और अंडों की उत्पत्ति एवं उसको देने के लिए ये विशिष्टीकृत होते हैं उदर भाग के अंतिम सिरे, और जिसके कारण इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। अब पहले नर की बात करें। नर का जो उदर भाग है उसका पश्च सिरा गोलीय होता है और तिलचट्टे की भांति इसमें गुदीय शूक नहीं पाई जाती। नवे खंड का अधरक काफ़ी लंबा और ऊपर की ओर पृष्ठ तल की ओर वक्रित हो जाता है और मैथुन अंगों को अपने भीतर बंद रखता है। और इसमें एक जनद प्लेट पाई जाती है जो नर जनन छिद्र को ढकती है और ढकते समय ये ऊपर की ओर दो छोटे छोटे उभारों में समाप्त होती है पृष्ठ सतह की ओर, जिसे और इसमें जो नरों में जो गुदीय लूम है वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और द्विशाखित होते हैं। तो ये आपको इसमें थोड़ा ये नर का जो ये है द्विशाखित गुदीय लूम नरों में ही पाई जाती है, जिसके कारण आप ये पहचान सकते हैं कि ये नर है या मादा है। और अब अपन इसके यदि मादा की बात करें तो मादा का उदर भाग नर के उदर भाग की तुलना में अधिक नुकीला होता है। नर का उदर भाग गोल होता है और मादा के उदर भाग का जो नौवां जो अधरक प्लेट होता है वो काफ़ी लंबा होता है और इसी पर नर जनन छिद्र खुलता है। मादा के उदर भाग में 3 जोड़ी काइटिनी प्लेटें पाई जाती हैं जो समग्र रूप से मिलकर अंड निक्षेपक उपकरण या ओविपोजिटर के 3 जोड़ी कपाटियों का निर्माण करती है। ये तो है मेल का उदर भाग, नर का उदर भाग, साइड का व्यू लेटरल, और ये पृष्ठ सतह का व्यू। तो ये देखिए नवा भाग ऊपर की ओर मुड़ गया है, ये गुदीय लूम है और इसमें देखिए पृष्ठ सतह से अगर अपन देखें तो गुदीय लूम जो है वो द्विशाखित हो गए हैं नर में। और ये जो भाग है वो है फीमेल का। ये थोड़ा सा गोल है, देखिए फीमेल का उदर भाग नुकीला होता है। इसमें 3 जोड़ी कटकीय जो ये कटकीय प्लेटें हैं ये अंड निक्षेपक का निर्माण कर रही हैं। 3 जोड़ी ये जो काइटिनी प्लेटें जो मैंने आपको समझाया था ये उदर भाग में अंड निक्षेपक उपकरण का निर्माण कर रही है। ये तो साइड का व्यू है और ये है इसका पृष्ठ सतह पर व्यू। देखिए ये है वो ओविपोजिटर के कपाट। तो इस तरह से ये जो पूरे जो संरचनाएं हैं वो बाह्य संरचना जो थी ग्रासहॉपर की वो अपन ने कंप्लीट कर ली।